एनसीईआरटी पूरा 6 से लेकर के 12 तक पढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सिलेक्शन रेट में सबसे पीछे हैं या नहीं होते हैं, चाहे पीटी का स्तर हो या मेंस का स्तर हो। मेरा एक्सपीरियंस यही है, आपका 4 साल 5 साल ऐसे निकल जाएगा तैयारी में, तब तक आप इतना ऊंचा ख्वाब देख लेंगे कि आपसे कोई छोटा मोटा काम भी नहीं होगा। डिफरेंस यही हो जाता है जहाँ पर कि वो फेल हो जाते हैं। बच्चे में दोष नहीं है, नॉलेज में दोष नहीं है, मटेरियल में दोष नहीं है, दोष है तो सिर्फ सिस्टम में दोष है, आयोग में दोष है। एक से एक किताब हिंदी में भरा पड़ा है, हर चीज़ में हिंदी वाले के पास नॉलेज है क्योंकि वो बहुत स्टडी करते हैं, तो एक बदले की भावना से वो एग्ज़ाम लेते हैं और स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर में। आज हम आए हुए हैं राजीव भैया के रूम पे। आइए देखते हैं इनकी क्या स्ट्रैटेजी है यूपीएससी के तरफ। हेलो भैया, अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम राजीव है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं भागलपुर से बेसिकली मैं हूँ और यहाँ पे मैं अभी सिविल सर्विसेज का तैयारी के लिए हूँ। अच्छा भैया, अपने क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जब बिहार से आया था यहाँ पे तो मैं ग्रेजुएशन करके आया था, तो मेरा इंग्लिश ऑनर्स रहा है और मैं बिहार में टीएनबी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और जो कि अच्छा कॉलेज माना जाता है बिहार में, सेकेंड नंबर पे वो कॉलेज है टीएनबी कॉलेज। तो वहीं से मैं इंग्लिश से ऑनर्स हूँ और उसके बाद हमने सोचा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी मैं करता हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा यहाँ पे जिस प्रकार से थोड़ा टाइम टेकिंग है, सुनने में जैसा लगा और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने सुने उसके बारे में, तो फिर हमें लगा कुछ साइड से भी कुछ करने चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से फिर एमए किया इग्नू से और फिर साथ में और भी जैसे बीएड भी हमने किया और मोस्टली मतलब एमए मेरा क्वालिफिकेशन कहा जाए। जी भैया, आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे रहते हुए? टाइम की बात करूं तो लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गया मेरा, ये लगभग हमें लग रहा है कि 6 साल ये पूरने वाला है। अच्छा भैया, जैसा आपका इंग्लिश ऑनर्स है, फिर भी आपने हिंदी मीडियम क्यों सिलेक्ट करा? ये इसी वजह से कि जैसा मुझे लगा उस टाइम पे, और मैं भी काफ़ी इंटरव्यू हमने देखा, बहुत सारे जो हमारे सीनियर थे और हमारे जो टीचर जिनसे मैंने पढ़ा, तो उस टाइम पे यही था कि ऐसा कहा जाता था कि हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप अगर आप देते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अब समस्या हमें अभी फेस करनी पड़ रही है वो हमें लग रहा है कि वाकई डिफरेंस है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा बताया जाता था, जो हमारे सीनियर थे, टीचर थे, उन्होंने कहा कि कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बस एक लैंग्वेज है। लेकिन वाकई ये एक लैंग्वेज नहीं है जो हमें यहाँ पे आने के बाद अनुभव हुआ, और इसी वजह से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं अपने लक्ष्य से जी। ये, और हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा सा ज़्यादा लेबर करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हमें लगता है कि ये एक आयोग में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब से एक सीसेट आंदोलन, आप लोग ने भी सुना होगा सीसेट आंदोलन, उसमें ऐसा किया गया था कि सीसेट आंदोलन में कि जो सीसेट का ये पेपर हुआ करता था, तो उसको उन्होंने हटाने की मांग की थी हिंदी मीडियम वालों ने, लेकिन फिर भी आयोग ने उनकी पूरी बात नहीं सुन करके सीसेट को रहने दिया गया और इनको पासिंग कर दिया। और पासिंग करने के वजह से समस्या ये हुई कि अब हमें लगता है कि आयोग के आदमी जो भी हैं, जो भी उसमें हैं, तो एक बदले की भावना से वो एग्ज़ाम लेते हैं और स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई करते हैं। अच्छा। और दूसरी बात सबसे जो प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे कि उसमें ये लिखा होता है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो इंग्लिश लैंग्वेज को मान्य माना जाएगा, ये लिखा रहता है। और इसी वजह से हमें लगता है कि उनका जो भी उसमें करने का होता है उसमें वो करते हैं। अब जैसे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो इकोनॉमी के बहुत ऐसे टर्मोलॉजी हैं या साइंस टेक के बहुत ऐसे टर्मोलॉजी हैं जो इंग्लिश में ही समझ में आते हैं, और उसका हिंदी वर्सन कंप्यूटराइज वर्सन होता है। कंप्यूटराइज वर्सन होने के बाद उसका साफ मीनिंग चेंज हो जाता है हिंदी में। इस वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं उसके दिमाग में एक आकली तंसर आता है, एक्यूरेट नहीं आता है। अच्छा। और यूपीएससी इतना इजी तो नहीं है कि कोई आकलन कर ले और आंसर सही कर ले जी। इसी वजह से आकलन के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
मेरे पास अभी पिछला मैंने प्री दिया था, जिसमें कि एक क्वेश्चन में था, हमने साफ देखा जब हमने हिंदी में पढ़ करके और जब मैंने उसका इंग्लिश देखा तो मुझे लगा कि कितना बड़ा ब्लंडर है, जो कि लड़का हिंदी का है वो कभी भी हिंदी पढ़ करके उसको सही नहीं कर पाता। वो क्वेश्चन था वाइल्ड एनिमल इज ए इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट, ये इंग्लिश में लिखा था और इसी का हिंदी था अनुवाद कि वाइल्ड एनिमल एकमात्र भारत सरकार का संसाधन है। अब यहाँ पे देखने के बाद जो भी हिंदी वाले होंगे अगर इंग्लिश नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से इसका मिस्टेक करेंगे वो, क्योंकि एकमात्र और इम्पॉर्टेंट में बहुत अंतर है ना, जो कि ऑप्शन में वो गलत कर देंगे। लेकिन ऐसा था वो, ये तो हमने देख लिया क्वेश्चन को वहाँ पे, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश नहीं देखेंगे तो वो तो निश्चित रूप से गलत करेंगे। ये तो एक क्वेश्चन का बात है जो कि हमने देखा था और ऐसे कई क्वेश्चन हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर वो लड़का इतना ही वो टैलेंटेड है कि इंग्लिश देख करके समझ सकता है तो फिर हिंदी क्यों पढ़ेगा, वो इंग्लिश में ही क्यों ना चला जाएगा। तो डिफरेंस ये हो जाता है। ये तो प्री लेवल की बात है जिसमें कि हमें लगता है कि पूरे क्वेश्चन 100 के सेट में हमें लगता है कि उसमें 10 से 12 क्वेश्चन होंगे ऐसा जो कि लोगों को वो टर्मिनोलॉजी से परेशानी है और इसी वजह से, और यहाँ तो एक एक क्वेश्चन के लिए मारामारी है जो कि फ्रैक्शन में रिजल्ट जाता है और यहाँ एक एक नंबर से लोग पास और फेल होते हैं और कितने हज़ारों संख्या में लड़के होते हैं, है ना। तो यहाँ 10-10 12 क्वेश्चन की बात है और ये तो फर्स्ट पेपर की बात है। सेकेंड पेपर में फिर सीसेट में जिन बच्चों का, जैसे इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में जो बच्चे मैथमेटिक्स या रीजनिंग जिनका ठीक नहीं है वो पैसेज पढ़ करके भी पास हो जाते हैं, उसके लिए सीसेट पास करना कोई चैलेंज है ही नहीं, क्योंकि पैसेज में आराम से इंग्लिश उसका ठीक है वो पढ़ करके पास हो जाते हैं। हिंदी वालों के साथ क्या है कि वही पैसेज हिंदी में कन्वर्ट होते हैं और वो ऐसे कंप्यूटराइज हो करके। तो अब जो कंप्यूटराइज वर्ड है वो तो आप भी समझते होंगे, सब समझते होंगे कि उसका किस प्रकार से चेंजिंग हो जाता है वर्ड, जो कि एक्यूरेट नहीं आता है उसका, है कि नहीं, जो कि समझ नहीं आता, जो हमारे आम किताबी भाषा नहीं मिलती है वो, है ना, कंप्यूटराइज भाषा है वो। तो ऐसे में निश्चित रूप से कि वो पैसेज में गलती करते हैं और वो बाहर हो जाते हैं। तो इसमें जिसका मैथमेटिक्स रीजनिंग अच्छा है तो वो तो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जिनका नहीं है तो डिफरेंस बता रहा हूँ ये, जिन बच्चों का जैसे इंग्लिश में मैथ नहीं ठीक है तो वो फिर भी पास हो जा रहे हैं और हिंदी वाले में ये कंपलसरी है कि आपका मैथ रीजनिंग ठीक होना ही है। ये तो ये बात हो गया। दूसरी बात है कि इतना भी इजी नहीं है मैथमेटिक्स और रीजनिंग कि आप, क्योंकि वहाँ पे ये आपका अर्थमेटिक और ये सब जो पढ़ते हैं यहाँ पे वो चीज़ नहीं पूछा जाता है, वहाँ पे कुछ लॉजिकल पूछा जाता है, हो सकता है आपका उस टाइम पे ब्रेन काम नहीं किया, है ना। तो इसी वजह से बहुत बच्चे तो सीसेट में भी फेल होते हैं, है ना। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है फर्स्ट पेपर का, जो हमने कहा वो 10 से 12 क्वेश्चन, ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा उसमें, जो कि हर क्वेश्चन पे वो चेंजिंग होता है ना। कंप्यूटराइज वर्ड उसका हिंदी में आता है जो कि सही पहुंच नहीं पाते हैं। ये तो प्री लेवल की बात हो गई। मेंस लेवल पे हर एक पेपर में आप कितने बड़े विद्वान हैं, है ना, आप हिंदी में लिखेंगे तो हर पेपर में 12 से 14 नंबर का फ़र्क आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर इंग्लिश में होता है और इंग्लिश के टीचर ही उसको चेक करते हैं। अब आप इस बात से तय कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से पेपर इंग्लिश टीचर कहाँ चेक करते होंगे? चेक करते हैं इंग्लिश वाले टीचर हिंदी का पेपर चेक करेंगे? हाँ बिल्कुल। नहीं, जो जीएस का पेपर है, अब जैसे जिसका हिंदी सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल रखा है उसने, तो हिंदी के प्रोफेसर चेक करेंगे या जो भी उससे संबंधित व्यक्ति होंगे वो चेक करेंगे। लेकिन जो जीएस का पेपर है वो तो मॉडल उसका इंग्लिश में ही रहता है तैयार। अब ये तो मेहरबानी होगी उसकी कि मतलब जो टीचर इंग्लिश के हैं वो हिंदी भी समझते हैं, समझते ही होंगे, क्योंकि हमारे लोकल लैंग्वेज में तो जो जहाँ हिंदी ही है सबसे ज़्यादा, लेकिन मीडियम उसका इंग्लिश है तो हिंदी तो समझते ही है वो कहाँ क्या लिखा है कैसे। लेकिन मॉडल पेपर जो उनके पास है वो इंग्लिश में है, उस वजह से वो उस ढंग से वो चेक करते हैं। तो हर पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन नंबर का फ़र्क पड़ जाता है और बाकी चारों पेपर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 40-45 नंबर का फ़र्क होता है। अब इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि कितना रैंक पीछे जा सकता है। वो तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जो कि दिन रात एकदम किताबी कीड़ा की तरह पढ़ते हैं तो वही जा कर के हमें लगता है कि अंडर 100 आते हैं। वो अंडर 100 1-2 नंबर की बात नहीं है। एवरेज स्टूडेंट इंग्लिश में क्या है कि वो आराम से अंडर 10 आ जाते हैं, एवरेज भी स्टूडेंट अंडर 10 या अंडर 50 ये आ जाते हैं। हिंदी वाले में ऐसा नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको करना पड़ता है, तब जा कर के आप अंडर 100 आते हैं। आप रैंक भी उठा के देख लीजिए, आप पूरा जैसे हमने कहा कि पिछला रिजल्ट देख लीजिए, पूरा मुश्किल समय लग रहा है कि 20 से 22 स्टूडेंट सेलेक्ट है हिंदी में।
जबकि देने वालों की संख्या बहुत है हिंदी में और पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत है। यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट हैं जो कि यूपीएससी का तैयारी लगा हुआ है और पूरा जो उनके पास जो वो अहमद है, सगीर अहमद है, बहुत सारे रमेश सिंह है, जो भी किताब है, लक्ष्मीकांत, सबको उन्होंने रट लिया है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है? जबकि वही एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन पास करके आया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले रहा है, जबकि उनके पास किसी भी स्तर पे किसी भी सब्जेक्ट में वो चीज़ नहीं है। अब कहते हैं, कहने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ स्टडी है, वो पॉइंट ऑफ स्टडी करते हैं। क्या हिंदी वाले के पता नहीं है? हिंदी वाले के स्टूडेंट को पता नहीं है? तो वो भी करते हैं, लेकिन डिफरेंस यही हो जाता है जहाँ पर कि वो फेल हो जाते हैं। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है मुखर्जी नगर का क्या माहौल है आपके अकॉर्डिंग? माहौल की बात करें तो हमें लगता है कि माहौल तो सब दिन ऐसा ही रहा है, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब समय ज़्यादा हो जाता है तो फिर चले जाते हैं, या कहीं सिलेक्शन होता है तो फिर चले जाते हैं। तो वो जाते हैं तो फिर नए बच्चे आते हैं, या जो बच्चे इंटर पास करके अभी बैठे हैं कि हमें आना है, ऐसा नहीं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चे जाएंगे तो फिर हमारी एंट्री होगी, ऐसा नहीं है। ये है कि वो पास आउट होते रहते हैं, फिर अपना वो आते हैं, लेकिन जिनको जाना होता है वो चले भी जाते हैं जहाँ जहाँ उनका सिलेक्शन होता है, या कहीं भी, या समय ज़्यादा हो जाता है या कोई काम हो जाता है तो चले जाते हैं। तो माहौल हमें हमेशा ही, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ तो तब से मैं देख रहा हूँ कि मतलब बच्चों की कमी नहीं है। अच्छा। बच्चे सब दिन, जैसे बत्रा है या मुखर्जी नगर है, जब भी जाता हूँ तो मैं पहचानता किसी को नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ पे नज़र आने चाहिए वहाँ पे नज़र ही आते हैं बच्चे। तो माहौल तो सब दिन एक ही जैसा रहा है। अच्छा। तो माहौल में कोई ऐसी नहीं है। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है जो अभी नए छात्र पास आउट हो रहे हैं कॉलेज से ग्रेजुएशन करके, क्या उनको मुखर्जी नगर आना चाहिए कोचिंग के लिए? देखिए, अगर मुखर्जी नगर की बात करें तो मुझे लगता है कि मुखर्जी नगर एक हिंदी मीडियम का एक बेल्ट है, और इंग्लिश मीडियम के लिए जैसे राजेंद्र नगर है, बाजीराम इंस्टीट्यूट, ये सब है। तो मेरा यही सजेशन है, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और ख़ास करके यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा ये कहना है पर्सनली, जो हमने अनुभव किया यहाँ पे, कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैंने लगता है कि आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत है और आपको यूपीएससी की तैयारी करने की ज़रूरत है। मतलब यूपीएससी आपके लिए नहीं है फिर। ये इसके लिए जिम्मेदार, अगर मैं कहूँ अपने तरफ से, तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, इसके लिए जिम्मेदार आयोग है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस पे कोई भी संज्ञान या कोई भी इसमें जो चेंजिंग होता है उन्होंने नहीं किया है। क्योंकि अगर देखा जाए हिंदी मीडियम के साथ जो प्रॉब्लम है, देखा जाए तो 50% से ज़्यादा लोग, हमें लगता है, इंग्लिश हिंदी मीडियम में लोग एग्ज़ाम ये फॉर्म भरते हैं। आप अगर देखेंगे कि राजस्थान, एमपी, बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ सबके बच्चे हिंदी बेल्ट के हैं जो हिंदी अच्छे से समझते हैं, और जो साउथ के बच्चे हैं उसको ज़्यादा इससे मतलब ही नहीं है। जो गुजरात के बच्चे हैं यूपीएससी से मतलब नहीं है, महाराष्ट्र के मैक्सिमम बच्चे को यूपीएससी से मतलब नहीं है। तो मतलब है यही हिंदी मीडियम वाले जो भी है, हिंदी बेल्ट के बच्चे, तो ये लोग आते हैं दिल्ली और यहाँ पे तैयारी करते हैं किसकी? यूपीएससी की, कि हम आईएएस बन के निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट देखें तो रिजल्ट मुश्किल से जैसे 800, 700 या 1000 सीट लगभग यूपीएससी में एक साल में निकलता है। तो उसमें सिलेक्शन मुश्किल से हिंदी वालों का 26, 27, 28, 30 अंडर 50 इतना ही रहता है। तो आप आकलन कर सकते हैं कि हिंदी वाले के साथ क्या समस्या है, कितनी बड़ी ये भेदभाव कह सकते हैं या सिस्टम में प्रॉब्लम कह सकते हैं, कुछ भी, लेकिन है तो समस्या। तो हमें लगता है कि जब तक सरकार या जो भी आयोग है इस पे अच्छे से संज्ञान लेकर के, इसमें जब तक कि हिंदी वालों के साथ, हमें लगता है कि 50% इसको रिजर्वेशन कह सकते हैं या भागीदारी कह सकते हैं, जो भी आप टर्मिनोलॉजी ले लीजिए, उसमें जब तक कि इनका हक नहीं दिया जाए, क्योंकि हिंदी वालों की संख्या ज़्यादा है, एग्ज़ाम देने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो आप इनके लिए, आप इनको दरकिनार करके आप क्यों इसको रखना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए जब तक उचित कोई चीज़ ना हो तब तक हमें लगता है हिंदी वालों को तैयारी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भेदभाव है। आप हिंदी अगर देखा जाए नॉलेज के स्तर पे, कि हिंदी वाले को और इंग्लिश वाले को, जो लड़के इंग्लिश में टॉप कर रहे हैं उसको ले लिया जाए, जो हिंदी में 900 रैंक है, 700 रैंक है, या अंडर 500 से बाहर है, उस बच्चे को बिठा दिया जाए, तो हमें लगता है वो जो टॉप वाला स्टूडेंट है एक नंबर पे इंग्लिश वाला, उससे भी ज़्यादा नॉलेज वाला होगा वो जी। लेकिन सिलेक्शन रैंक देख लीजिए उसका, कहाँ वो 500 से बाहर है, ये एक नंबर पे है।
है कि नहीं। चाहे एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, हर चीज़ में हिंदी वाले के पास नॉलेज है, क्योंकि वो बहुत स्टडी करते हैं, पढ़ाई में कमी नहीं है। लोग कहते हैं मटेरियल नहीं उपलब्ध है, आप देख लीजिए आकर के यहाँ बत्रा में कितने मटेरियल हैं, एक से एक किताब हिंदी में भरा पड़ा है ना। अगर ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, लक्ष्मीकांत से बढ़ के कोई किताब है वो इंग्लिश में भी उपलब्ध है। वही बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, वही बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, नॉलेज में कोई कमी नहीं है। रमेश सिंह जो भी है, सब्जेक्ट में देख लिया जाए तो हर एक सब्जेक्ट का अच्छे अच्छे राइटर हैं, अच्छी अच्छी पुस्तक उपलब्ध है, और बच्चे सारे के सारे पुस्तक पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पूरा 6 से लेकर के 12 तक पढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन सिलेक्शन रेट में सबसे पीछे हैं या नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारे सिस्टम में दोष है, बच्चे में दोष नहीं है, नॉलेज में दोष नहीं है, मटेरियल में दोष नहीं है। दोष है तो सिर्फ सिस्टम में दोष है, आयोग में दोष है। जो सीसेट आंदोलन हुआ था उसके बाद से हमें लगता है बदले की भावना से वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, और जानबूझ करके कि हिंदी वाला बच्चा बाहर रह जाए, इसी वजह से वो इस प्रकार से पैटर्न रख रहे हैं, चाहे पीटी का स्तर हो या मेंस का स्तर हो। मेरा एक्सपीरियंस यही है, बाकी बच्चे अपने हिसाब से देखते हैं, सुनते ही हैं। आप सिलेक्शन रेट निकाल करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हिंदी का कितना डिफरेंस है और इंग्लिश का कितना डिफरेंस है। ये अफवाह उड़ाया जाता है इंस्टीट्यूट वालों के द्वारा, और अपना दुकान चलाने के लिए, कि हिंदी इंग्लिश कोई डिफरेंस नहीं है, ये लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, है ना। तो इसीलिए हमें लगता है कि हिंदी वाले जब तक यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता आयोग के स्तर पे, या सरकार जब तक एक्शन नहीं लेती है इस पे, या रिजर्वेशन सिस्टम इसमें 50% नहीं किया जाता है, तब तक हिंदी वाले को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप मेन तो सिलेक्शन लेने के लिए आते हैं ना, तो सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप तैयारी करके। आप इतने यहाँ तब तक आप अपना उम्र गंवा चुके होंगे और इतना ऊंचा सपना देख रहे होंगे कि तब तक आप किसी काम के रहेंगे ही नहीं। आपका 4 साल 5 साल ऐसे निकल जाएगा तैयारी में, तब तक आप इतना ऊंचा ख्वाब देख लेंगे कि आपसे कोई छोटा मोटा काम भी नहीं होगा, ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहेंगे, और लोग आप ही को ताना देंगे फिर, है ना। तो बेटर यही है कि आप जो जिस स्तर पे हैं, आप जो भी अन्य ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है, आप उसमें कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं फोर्सली कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, मुझे ऐसा लगता है ये सच्चाई है हिंदी वालों के साथ।